आप सब लोगों का स्वागत है हिमाचल प्रदेश के ऊपर आधारित एक स्पेशल सीरीज हिमाचल की कहानी में। इस सीरीज में हम लोग हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के इतिहास को जान रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बिलासपुर कांगड़ा के इतिहास को समझा और अंतिम वीडियो में हम लोगों ने शुरुआत की थी चंबा डिस्ट्रिक्ट की, जहां पे हमने देखा कि किस तरह से चंबा रियासत की स्थापना राजा मारू के द्वारा की गई और उसके साथ साथ चंबा के जो शुरुआती राजा थे उनके बारे में भी हमने विचार विमर्श किया था, जिनमें महत्वपूर्ण राजा हैं राजा मारू, जयस्तंभ, जलस्तंभ, महास्तंभ, आदित्य वर्मन, बाल वर्मन, दिवाकर वर्मन और सबसे बड़े सबसे पावरफुल राजा जिनका नाम था मेरू वर्मन, उसके बाद अजय वर्मन, लक्ष्मी वर्मन, मूषण वर्मन, साहिल वर्मन और युगाकर वर्मन। और आज का हमारा समय है इसके बाद के जो चंबा रियासत के महत्वपूर्ण राजा थे उनके कंट्रीब्यूशन को समझने का। युगांकर वर्मन के बाद हम लोग दो राजाओं की एक साथ बात करते हैं, जिनमें सबसे पहले हैं यदिग्दा वर्मन और दूसरे हैं दोदक वर्मन। यदिग्दा वर्मन, दोदक वर्मन और युगांकर वर्मन का जिक्र बसु के अंदर मिलने वाली इंस्क्रिप्शन में किया गया है। अगर मैं यदिग्दा वर्मन की बात करूंगा तो इनके साथ लगती हुई हम लोगों को एक कॉपर प्लेट भी मिली है, जिस कॉपर प्लेट में यह बताया गया है कि किस तरह से जो यदिग्दा वर्मन है वो रानी भोगमती और उसके साथ साथ युगांकर वर्मन के बेटे थे। साथ में भरमौर में इंस्क्रिप्शन मिली, वहां पे भी यदिग्दा वर्मन का जिक्र किया गया, जहां पे बताया गया कि ये जिस गोत्र को बिलोंग करते हैं उस गोत्र का नाम है मोशुना। साथ में अगर मैं दोदक वर्मन की बात करूं तो दोदक वर्मन का जो जिक्र है वो चंबा की वंशावली में तो नहीं किया गया है, लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो बसु के अंदर हम लोगों को इंस्क्रिप्शन मिली वहां पे दोदक वर्मन का नाम लिखा गया है। हालांकि किसी भी राजा का नाम दोदक होना जो है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि दोदक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि जली हुई हो, पर क्योंकि इसका जिक्र वहां की इंस्क्रिप्शन में किया गया यही कारण है हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं चंबा के अगले राजा जिनका नाम है सलवाहन वर्मन। सलवाहन वर्मन का जिक्र किया गया साई और तीसा नामक जगहों के ऊपर मिली हुई स्टोन इंस्क्रिप्शंस में, जहां पे इनको त्रिलोक देव के नाम से पुकारा गया। हालांकि जो चंबा की वंशावली है उसमें ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन बशौली एक रियासत हुआ करती थी और बशौली में जब इंस्क्रिप्शंस हम लोगों को देखने को मिलती है तो वहां पे जो सलवाहन वर्मन है इनको त्रिलोक देव यानी कि 3 लोकों के देवता के रूप में मेंशन किया गया है। अगर आज की मैं बात करूंगा तो आज आप लोगों को बशौली जगह जो है वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर देखने को मिलती है। और अगर स्पेसिफिकली अगर आप मेरे से पूछो तो ये जो बशौली है वो वहां पे अंदर मौजूद कठुआ एक डिस्ट्रिक्ट है उसका प्रेजेंटली हिस्सा है। इसके साथ साथ सलवाहन वर्मन का जो रिलेशन है वो हम लोगों को कश्मीर रियासत के साथ भी देखने को मिलता है। जब सलवाहन वर्मन राजा थे जो 1040 के आसपास चंबा रियासत के राजा बने, उस समय कश्मीर के ऊपर राज कर रहे थे अनंत देव। अनंत देव ने चंबा के ऊपर अटैक किया और ऐसा माना जाता है कि जब अनंत देव राजा थे कश्मीर के तो उस समय जो चंबा है वो कश्मीर के इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं चंबा रियासत के अगले राजा जिनका नाम है अष्टवर्मन या अशातावर्मन के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर हम लोग अष्टवर्मन की बात करें तो इनकी बहन जिसका नाम बापिका हुआ करता था उनकी शादी होती है कश्मीर के राजा अनंत देव के बेटे कलश के साथ। तो कहीं ना कहीं यहां से चंबा और कश्मीर रियासत के बीच में हम लोगों को मैट्रिमोनियल अलायंसेस देखने को मिलती हैं। और फ्यूचर में जो अगला राजा बनेगा कश्मीर का जिसका नाम हर्ष होगा वो बेसिकली जो चंबा की प्रिंसेस थी बापिका उन्हीं का ही बेटा था। तो फ्यूचर में आप देखोगे कि जब भी कश्मीर के ऊपर किसी के द्वारा अटैक किया जाएगा तो शुरुआती समय में जो चंबा रियासत है वो कश्मीर के राजा की सपोर्ट करेगी। अब हम लोग बात करते हैं चंबा के अगले राजा जिनका नाम था ज्येष्ठ वर्मन। कुछ जगहों के ऊपर इनको जशाता वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हम लोग जशाता वर्मन या ज्येष्ठ वर्मन की कहानी को समझे, मैं आप लोगों को कश्मीर की एक कहानी जरूर बताना चाहूंगा। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अनंत देव जो है वो हम लोगों को कश्मीर के राजा बनते हुए देखने को मिले। अनंत देव के बाद जो है वो हम लोगों ने देखा कि कलश राजा बने। कलश के बाद जो है कलश और बापिका जो कि चंबा की राजकुमारी थी, उनके बेटे हर्ष जो है वो कश्मीर के राजा बने। उसी समय कश्मीर में एक परिवार हुआ करता था जिसका नाम था लोहारा फैमिली, लोहारा परिवार। लोहारा फैमिली और जो कश्मीर के राजा थे अनंत देव के वंशज थे, इनके बीच के जो रिलेशन थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। लोहारा फैमिली में 2 इंपॉर्टेंट प्रिंस हुए जिनमें से एक का नाम था शुशाला और दूसरे का नाम था उचाला। शुशाला और उचाला दोनों मिलके सबसे पहले जो हर्ष राजा है उसके ऊपर अटैक करते हैं। जब हर्ष के ऊपर अटैक करते हैं तो उस समय जो चंबा का राजा जिसका नाम ज्येष्ठ या जशाता वर्मन था वो हर्ष की मदद के लिए कश्मीर पहुंचता है, जहां पे शुशाला के द्वारा जशाता वर्मन को हरा दिया जाता है और उसको विजेश्वरा टेम्पल में कुछ समय के लिए बंदी बना दिया जाता है। इसी बैटल के दौरान हर्ष की मृत्यु होती है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कश्मीर रियासत है
उसके ऊपर लोहारा फैमिली का कंट्रोल होता है। तो पहले उचाला राजा बनता है और उसके बाद जो कश्मीर के बहुत महत्वपूर्ण राजाओं में से एक कंसीडर किया जाता है जिनका नाम था शुशाला, वो अगले कश्मीर के राजा बनते हैं। लेकिन यहाँ तक आप लोग एक चीज़ समझिए कि जो चंबा और कश्मीर के जो नए राजा बने दैट इज शुशाला, उनके बीच के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, अगर मैं जसाता बर्मन के टाइम की बात करूँ। अब हम लोग बात करते हैं चंबा के अगले राजा जिनका नाम है उदयवर्मन। उदयवर्मन की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो कश्मीर के राजा शुशाला थे उनके साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की। भीष्मचारा उस समय जो कि हर्ष के ग्रैंडसन थे, वो शुशाला के साथ अपनी गद्दी को वापस लेने के लिए लड़ रहे थे। जैसा कि हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया कि किस तरह से हर्ष जो है उसको शुशाला के द्वारा मार दिया गया था। हर्ष का जो बेटा जिसका नाम भोज था उसको भी शुशाला के द्वारा मार दिया गया था, और हर्ष का जो ग्रैंडसन जिसका नाम भीष्मचारा था वो शुशाला के साथ लड़ रहा था। शुरुआत में तो चंबा भीष्मचारा को समर्थन कर रहा था, लेकिन बाद में जब उदयवर्मन राजा बना तो उसने डिसाइड किया कि वो शुशाला के साथ अपने रिलेशन जो है वो उनको इंप्रूव करेगा। और उदयवर्मन की 2 बहनें थी जिनकी शादी शुशाला के साथ करवा दी जाती है, और बाद में जब शुशाला की मृत्यु होती है तो जो देवलखा और उसके साथ साथ जो तारालेखा, ये 2 बहनें थी, वो दोनों सती हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही शुशाला की मृत्यु होती है उस समय उदयवर्मन जो है वो कश्मीर के इन्फ्लुएंस से चंबा को फिर से आज़ाद करवाता है, क्योंकि शुशाला के बाद जो राजा बनते हैं कश्मीर के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। अब हम लोग बात करते हैं चंबा के अगले महत्वपूर्ण राजा जिनका नाम था ललित वर्मन। ललित वर्मन से रिलेटेड जानकारी हम लोगों को देवी कोठी और उसके साथ साथ सलही जो सेचू नाला के पास है, जो हमें पांगी के अंदर देखने को मिलता है, वहां पे मिलने वाली 2 इंस्क्रिप्शंस के अंदर देखने को मिलती है जहां पे ललित वर्मन का जिक्र किया गया है। अगर हम लोग देवी कोठी के अंदर मिलने वाली इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इसको इशू किया गया है राणा नागपाल के द्वारा, और अगर हम लोग पांगी या सेचू नाला में मिलने वाली इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इसको इशू किया गया है राणा लुद्रपाल के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं ललित वर्मन के बाद अगले महत्वपूर्ण राजा जिनका नाम है विजयवर्मन। 1175 ईस्वी के आसपास विजयवर्मन हम लोगों को चंबा रियासत के राजा के रूप में देखने को मिलते हैं। विजयवर्मन की खासियत रही, इनके द्वारा जो चंबा की बाउंड्रीज हैं उनको एक्सटेंड किया गया, और ऐसा माना जाता है कि कश्मीर और लद्दाख के ऊपर इन्होंने अटैक किया और वहाँ पे जो मौजूद राजा थे, वहाँ पे जो मौजूद राणे थे उनको हराया, और वहाँ से बहुत सारी संपत्ति जो है ये लूट के वापस चंबा रियासत में लेके आए। इसके साथ साथ चंबा की टेरिटरीज को कश्मीर वाले एरियाज में भी एक्सटेंड किया गया। और साथ में विजयवर्मन से रिलेटेड एक और जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि विजयवर्मन जो है वो मोहम्मद गौरी के कंटेम्पररी थे। अब हम लोग जिस राजे का जिक्र करने जा रहे हैं ये विजयवर्मन के बाद 300-400 सालों के बाद चंबा रियासत का राजा बना, यानी कि 1200 से लेके 1400-1500 ईस्वी तक हम लोगों को चंबा के राजाओं से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलती है। जिस राजा का जिक्र मैं अभी कर रहा हूं उनका नाम है गणेश वर्मन। गणेश वर्मन के द्वारा गणेशगढ़ का किला जो है वो चंबा की बाउंड्री के ऊपर बनाया गया ताकि ये अपने आप को जो उनके विरोधी हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सके, और ये जो किला बना ये मोथिला एरिया के आसपास बना। इसके साथ साथ अगर हम लोग गणेश सिंह वर्मन की बात करें तो उनका जिक्र किया गया है हचिंसन एंड वोगल के द्वारा लिखी हुई किताब जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स। इस किताब में स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया है कि जो गणेश सिंह वर्मन है इनकी मृत्यु 1559 एडी में हुई। गणेश सिंह वर्मन के बाद अगले राजा बने जिनका नाम था प्रताप सिंह वर्मन। प्रताप सिंह वर्मन 1559 ईस्वी में चंबा रियासत के राजा बने, और प्रताप सिंह वर्मन चंबा के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक कंसीडर किए जाते थे। जब प्रताप सिंह वर्मन चंबा की गद्दी पे बैठे उस समय दिल्ली के ऊपर हम लोगों को मुगल एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट होती हुई देखने को मिलती है, जहां पे अकबर मुगल एम्पायर को लीड कर रहे थे। अकबर और प्रताप सिंह वर्मन दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी थे। जब हम लोगों ने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का इतिहास पढ़ा था तब हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो अकबर है वो कांगड़ा के किले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसी समय प्रताप सिंह वर्मन भी कांगड़ा के ऊपर अटैक करता है। जब प्रताप सिंह वर्मन के द्वारा कांगड़ा के ऊपर अटैक किया जाता है तो कांगड़ा की बहुत सारी जो टेरिटरीज थी जिनमें चारी है, गरोह है और उसके साथ साथ जो रिहिलू एरियाज हैं, ये एरियाज चंबा के नियंत्रण में आ जाते हैं, और इसके साथ साथ जो गुलेर रियासत है उसको भी चंबा अपने कंट्रोल में करता है। तो यहाँ पे एक जिक्र किया गया है लड़ाई का जो कांगड़ा के राजा और प्रताप सिंह वर्मन के बीच में होती है, और उस समय जो कांगड़ा के राजा हुआ करते थे उनका नाम था चंद्रपाल, और चंद्रपाल उस बैटल में हार जाते हैं। उनके भाई जिनका नाम जीत चंद था उनकी मृत्यु होती है। तो इस तरह से प्रताप सिंह वर्मन जो है वो चंबा की टेरिटरीज को एक्सपैंड करते हैं। लेकिन इस कहानी के साथ साथ जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले भी कर रहा था कि किस तरह से जो अकबर है वो भी कांगड़ा के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाह रहा था, जब अकबर को पता चलता है कि प्रताप सिंह वर्मन जो है वो धीरे धीरे अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड कर रहा है तो वहां पे वो अकबर जो है वो
अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है और प्रताप सिंह बर्मन को कहता है कि या तो वो मुगलों की जो सॉवरेनिटी है उसको एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो मुगलों के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाए। प्रताप सिंह बर्मन इतना समझदार था, उसको पता था कि वो मुगलों के साथ बैटल नहीं जीत सकता है। यही कारण है प्रताप सिंह बर्मन जो है वो मुगलों की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद अकबर के द्वारा टोडरमल, जो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था, उसको सेटलमेंट करने के लिए चंबा भेजा जाता है। वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि जो चारी, गरोह और रिहिलू एरिया है, ये सारे के सारे एरियाज चंबा के द्वारा छोड़ दिए जाएंगे और ये मुगलों को सौंप दिए जाएंगे। तो ये कहानी जो है वो हम लोगों को प्रताप सिंह बर्मन से रिलेटेड देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग प्रताप सिंह बर्मन की बात करें तो कॉपर माइंस भी इसके समय पे हम लोगों को चंबा रियासत में देखने को मिलती हैं, जो बेसिकली एक हुल रीजन है, वहाँ पे मौजूद थी। आज भी जब हम लोग हिमाचल प्रदेश के रिसोर्सेज की बात करते हैं तो जो हुल रीजन है चंबा का, उसका जिक्र कॉपर माइंस के साथ या कॉपर माइंस के लिए किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं चंबा रियासत के अगले राजा, जिनका नाम है बालभद्र सिंह वर्मन। बालभद्र वर्मन को बालीकरण के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दानवीर थे। जितनी भी इनकी संपत्ति थी, जो इनके पास हीरे जवाहरात हुआ करते थे, या तो वो मंदिरों के निर्माण में या ब्राह्मणों को दान कर दिया करते थे। तो इस तरह से बालभद्र वर्मन को वहाँ के जो लोग थे वो बहुत प्रेम किया करते थे। लेकिन जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे, उनके मन में एक भय था कि अगर बालभद्र वर्मन इसी तरह से पूरे की पूरी संपत्ति को लुटाना शुरू कर देगा तो एक ऐसा समय आएगा जब पूरे का पूरा जो चंबा रियासत का खजाना है वो खाली हो जाएगा, और कल को अगर युद्ध लड़ना होगा तो युद्ध लड़ने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो शायद चंबा के पास नहीं रहेगी। इसी भय से जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे वो बालभद्र वर्मन के बेटे, जिनका नाम जनार्दन वर्मन था, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने पिताजी को राजा के रूप में रिप्लेस करिए। जनार्दन वर्मन पहले तो अपने पिताजी को रिप्लेस नहीं करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे ऑफिशियल्स के दबाव में आके जनार्दन वर्मन के द्वारा बालभद्र वर्मन को रिप्लेस कर दिया जाता है और बालभद्र वर्मन को एक बरिया करके जगह है वहाँ पे रिटायर कर दिया जाता है, जहाँ पे उनको एक हवेली और कुछ जो पैसा है, कुछ संपत्ति जो है वो जनार्दन वर्मन के द्वारा दी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि बालभद्र वर्मन वहाँ जाके भी जो भी उनके पास संपत्ति हुआ करती थी, जो भी राजा से पैसा आया करता था, उस पूरे के पूरे पैसे को जो है वो दान में दे दिया करते थे। तो बालभद्र वर्मन की ये कहानी है। अब हम लोग बात करते हैं उनके बेटे, जिनका नाम है जनार्दन वर्मन। अगर हम लोग जनार्दन वर्मन की बात करें तो जिस समय जनार्दन वर्मन चंबा रियासत के राजा थे, उसी समय नूरपुर रियासत के साथ इनके रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं थे। और नूरपुर रियासत में पहले सूरजमल राजा रहे, जिनके और चंबा यानी कि जनार्दन वर्मन के बीच में 12 सालों तक युद्ध होता रहा। हालांकि उस युद्ध का कोई भी नतीजा नहीं निकला। उसके बाद जब सूरजमल को जगत सिंह के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, फिर भी हम लोग देखेंगे कि जनार्दन वर्मन यानी कि चंबा रियासत और जो नूरपुर है उसके रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। जगत सिंह की कहानी हम सब लोगों ने जब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा था, वहां पे मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर की थी। अगर हम लोग जगत सिंह की बात करेंगे तो जगत सिंह के शुरुआत में जहांगीर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे और कांगड़े के किले को जीतने में भी जगत सिंह का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो जब जगत सिंह मुगलों की हेल्प करता है कांगड़ा के किले को जीतने में, उसके बाद 1623 ईस्वी में ये चंबा रियासत के ऊपर अटैक करता है। चंबा रियासत और नूरपुर रियासत के बीच में एक बैटल होती है, जिसको हम लोग हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण बैटल्स में से एक कंसीडर करते हैं, जिसका नाम है बैटल ऑफ ढलोग। और ढलोग की बैटल में सबसे पहले जो जनार्दन वर्मन है, उसका छोटा भाई जिसका नाम विशंबर वर्मन हुआ करता था, उसकी मृत्यु होती है और जनार्दन वर्मन जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करता करता धीरे धीरे अपने किले की तरफ मूव करता है। जैसे ही जगत सिंह जो है वो किले के पास पहुंचता है तो वो जनार्दन वर्मन को एक संदेश भेजता है, और वो संदेश था मित्रता से रिलेटेड, यानी कि जगत सिंह मित्रता का हाथ, दोस्ती का हाथ जो है वो जगत सिंह वर्मन के सामने रखता है। जगत सिंह वर्मन को ऐसा लगता है कि जो जगत सिंह है वो सच में ही दोस्ती करना चाह रहा है। जनार्दन वर्मन जो है वो जगत सिंह के पास पहुंचता है और जैसे ही दोनों गले मिलते हैं, उसी समय जगत सिंह के द्वारा जो उसके हाथ में एक चाकू था वो जनार्दन वर्मन की पीठ में घोंप दिया जाता है और जनार्दन वर्मन की मृत्यु हो जाती है। ऐसा नहीं था कि जो जनार्दन वर्मन है वो अपने साथ चाकू कैरी नहीं कर रहा था। उस समय राजे महाराजा जो है वो अपने साथ छोटा या बड़ा शस्त्र जो है वो हमेशा कैरी किया करते थे, लेकिन जनार्दन वर्मन जैसे ही अपने शस्त्र को निकालने का प्रयत्न करता है तो वो शस्त्र क्योंकि पैक था पूरे का पूरा, तो डोरी जो है वो वहाँ पे स्टक हो जाती है और वो अपने चाकू को बाहर या अपनी छोटी तलवार को बाहर नहीं निकाल पाता है। तो उसके बाद जो चंबा के राजा है वहाँ पे हमें एक प्रथा देखने को मिलती है कि वो कभी भी अपना जो शस्त्र है उसका धागा जो है वो बांध के नहीं रखते थे, वो हमेशा उसको खुला छोड़ते थे ताकि जब भी इमरजेंसी देखने को मिले तब वो इमीडिएटली अपने शस्त्र को जो है वो बाहर निकाल सके। लेकिन ये दुखद अंत था जनार्दन वर्मन का, और इसी तरह से जब जगत सिंह ने इनको हराया तो वहाँ पे एक तारागढ़ नाम का जो किला है वो चंबा रियासत की बाउंड्री के ऊपर ही जगत सिंह के द्वारा बनाया गया। तो ये कहानी थी जनार्दन सिंह वर्मन से रिलेटेड।
अब हम लोग बात करते हैं चंबा के अगले महत्वपूर्ण राजा जिनका नाम है पृथ्वी सिंह। अगर पृथ्वी सिंह की बात करें तो इनके जन्म से रिलेटेड अलग अलग कहानियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं। कई जगहों पे कहा गया कि पृथ्वी सिंह जो है वो अपने पिताजी की मृत्यु से पहले ही पैदा हो गए थे, और कई जगह ऐसा कहा गया कि जब जनार्दन वर्मन की मृत्यु हुई तो उस समय जो जनार्दन वर्मन की वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी और पृथ्वी सिंह जो हैं वो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुए। लेकिन कहानी सीधी सीधी है कि जगत सिंह जो है और उसके जो सैनिक हैं वो पृथ्वी सिंह को मारने की कोशिश कर रहे थे। यही कारण था कि एक नर्स हुआ करती थी जिसका नाम था बाटलू, वो चुपके से पृथ्वी सिंह को अपने साथ ले जाती है और मंडी रियासत में रहना शुरू कर देती है। तो इस तरह से जो पृथ्वी सिंह है उसकी जान बचाई जाती है उसकी नर्स बाटलू के द्वारा। और बाद में हम लोग देखेंगे कि बाटलू जो है, जब बाद में पृथ्वी सिंह राजा बनेगा चंबा का, तो बाटलू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमें चंबा रियासत के अंदर देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ जैसे खजीनाग टेम्पल है, हिडिंबा टेम्पल है महाल में, और सीताराम टेम्पल है चंबा में, इन सब की जो कंस्ट्रक्शन है ये बाटलू के द्वारा ही की गई। अब हम बात करते हैं पृथ्वी सिंह के कंट्रीब्यूशन की। अगर पृथ्वी सिंह के कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो पृथ्वी सिंह जब बड़ा हुआ तो वो इंतज़ार कर रहा था कि किस तरह से वो जगत सिंह से अपनी टेरिटरी को वापस छीन ले। जगत सिंह क्योंकि मुगलों के साथ शुरुआत में उसके रिलेशन काफ़ी अच्छे होते थे, यही कारण था कि पृथ्वी सिंह और बाकी जो पहाड़ी राजा थे वो जगत सिंह के खिलाफ किसी भी तरह का विद्रोह नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक टाइम आता है 1641 में, 1641 में, जब जगत सिंह शाहजहां के खिलाफ रिवोल्ट करता है, मुगल एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट करता है। और उसी समय पृथ्वी सिंह आसपास के जो राजा थे, जिनमें मुख्यतः मंडी के राजा थे और उसके साथ साथ बशौली के राणा हुआ करते थे जिनका नाम था संग्राम पाल, उनकी सहायता से जो जगत सिंह है उसकी सेना को चंबा से खदेड़ता है और चंबा के ऊपर फिर से अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है। तो जब संग्राम पाल जो कि बशौली के थे, वो क्योंकि चंबा रियासत की या पृथ्वी सिंह की मदद करते हैं अगेंस्ट जगत सिंह, यही कारण है अपने एरिया को या चंबा रियासत को जीतने के बाद पृथ्वी सिंह एक भिलाई परगना है वो किसको दे देता है, संग्राम पाल को दे देता है। और आने वाली कहानियों में जो भिलाई परगना है जो बशौली को दिया जाएगा, इससे रिलेटेड भी हम लोग एक स्टोरी देखेंगे, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो ये कहानी थी पृथ्वी सिंह से रिलेटेड। अब हम लोग जो चंबा रियासत के बचे हुए राजा हैं उनको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली ये जो इनिशिएटिव हमारे द्वारा आप सब लोगों के लिए शुरू किया गया है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा। इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा रहता है कि कुछ विजुअलाइजेशन करने के लिए जो है वो हम लोगों को ऐसे वीडियोज़, ऐसे पिक्चर्स जो है वो लेके आनी पड़ती है जिनका शायद डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझाने के लिए विजुअलाइजेशन मीडियम जो है वो एक बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है। यही कारण है हम लोग ये कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम किस तरह से आप हिमाचल की जो इतिहास, हिमाचल की जो हिस्ट्री है इसको प्रॉपरली विजुअलाइज कर सके। और जो हम लोगों ने भी अपने समय में महसूस किया था कि हमें चीज़ें याद करनी पड़ती थी, हम उनसे रिलेट नहीं कर पाते थे, इस तरह की परेशानी जो है वो आप लोग ना फेस करो। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं। अगले हफ्ते इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।